नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी, जो कि देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ यानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कैंसर के उपचार, अनुसंधान और जन जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गरीब और वंचित वर्ग तक आधुनिक कैंसर चिकित्सा पहुंचाने के लिए वे विशेष रूप से जाने जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवाओं को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। डॉक्टर रेड्डी न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं, बल्कि समाज को कैंसर के प्रति जागरूक करने वाले प्रेरणा स्रोत भी हैं। डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान से अलंकृत होने के लिए, और हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई है आकाशवाणी में आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने पर। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मश्री सम्मान मिलने पर आपकी जो भावनाएं हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फीलिंग की बात कर लें या पर्सनल फीलिंग की बात कर लें, वो कैसी हैं अभी? बहुत बहुत खुशी हुई है। इतने सालों से हमने कैंसर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इतने काम कर चुके हैं, तो उसका कोई रिकग्निशन मिला है, बहुत खुशी हुई है। इससे जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, हमको आगे आगे और कुछ करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, और हिम्मत भी आया है, और इंटेंशन और कंपैशन भी ये अवार्ड से हमको हुआ है। जी, यह सम्मान जो है आपकी जिम्मेदारियों को किस तरह से और बढ़ा देता है? बिकॉज एनी अवार्ड comes with a lot of responsibility. Absolutely. आपने जो बोला है सही बोला है। हम जो भी काम इससे पहले जो कर रहे थे, उस डेफिनेटली वो और बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, और जो पैशन भी बढ़ेगा, और हिम्मत भी बढ़ेगा, और एनर्जी भी बढ़ेगा कि और कुछ करना है। जो सम्मान मिला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा लेना है और आगे और करना है, वो हमारे भावना है और जरूर करेंगे। जी, अब हम आते हैं आपके जो व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा रही है उसके बारे में सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो चिकित्सा क्षेत्र है, विशेषकर ऑन्कोलॉजी को आपने अपने करियर के रूप में क्यों चुना? हमने डॉक्टर बनने का, तो हमारे पिताजी ने आपको डॉक्टर बनना है और आपको समाज सेवा करना है, हमारा बेटा समाज सेवा करना हम देखना है, वो चाहत थी हमारे पिताजी की, उसीलिए हमने डॉक्टर बना है। उसके बाद में हमने जब सोच रहे थे कि कौन सा स्पेशलिटी लेना है, हमारे अंकल डॉक्टर अनंत रेड्डी कैंसर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने हमको बुलाया कि बोले कि मोस्ट चैलेंजिंग फील्ड कैंसर है, ऑन्कोलॉजी है। ये आपके जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे ऑन्कोलॉजी को चैलेंज के जैसा लेना है, उन्होंने हिम्मत दी है और एनकरेज की है। देन ओनली आई वांटेड टू बिकम ए ऑन्कोलॉजिस्ट। हमने ऑन्कोलॉजी चूज किया है। वो जमाने में 33 इयर्स के पहले जब मैं ऑन्कोलॉजी बारे में डिस्कस कर रहे थे, हर आदमी जो डॉक्टर थे, ऑन्कोलॉजी वर डिस्करेजिंग, क्योंकि हर आदमी मरने वाले हैं, ये अननेसेसरली ये डिपार्टमेंट में डिप्रेशन आएगा, वैसा इंप्रेशन था। वो टाइम पे हमने चैलेंज के जैसा लिया है। बहुत बहुत खुशी हुई है कि हम ये ऑन्कोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन लिया है वो टाइम पे। जी, बिल्कुल सही बात है, और जो कि हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है आज, क्योंकि इस विषय को लेके आपने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, लोगों को, कैंसर रोगियों को अपने आप को समर्पित किया है और उन्हें प्रेरणा दी है, वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी है। आज के समय में भारत में कैंसर के सबसे आम प्रकार कौन कौन से हैं? मोस्टली अभी जो वुमेन और मेन का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। स्पेशली वुमेन कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर, अनफॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम्स में लास्ट 10 साल में ये ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। उससे पहले 10 साल के पहले कैंसर सर्विक्स वाज कॉमन था। दैट वाज ऑलमोस्ट 40-50% कैंसर सर्विकल कैंसर थे। अभी 40-50% ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट इज यूट्राइन कैंसर। सो यूट्राइन एंड सर्विकल कैंसर इज द नेक्स्ट। इन मेन मोस्टली ओरल कैंसर, माउथ और फूड पाइप कैंसर, और जो इंटेस्टिनल कैंसर, रेक्टल कैंसर, ये ज्यादातर मेन में होता है, और वुमेन में ब्रेस्ट एंड यूट्राइन कैंसर, सर्विकल कैंसर होता है। जी, जो शुरुआती लक्षण होते हैं कैंसर से, मान लीजिए एक आम आदमी जो है वो कैसे पहचाने और कैसे जाने कि उसको कैंसर शुरू हो चुका है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कॉमन सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स दूसरे, जैसा आपको खांसी होता है तो इन्फेक्शन बोल के एक नेग्लेक्ट करना शुरू होता है। जैसा ओरल कैंसर से लेकर मोशन जगह तक सिम्टम्स आर वेरी कॉमन। हमें अवेयरनेस मीटिंग्स में ये बहुत बार बोल चुके हैं, मैं फिर दूसरी बार दौरा करता हूँ। मुंह में जो अल्सर होता है,
वो अल्सर अगर 2-3 हफ्ते तक अगर हील नहीं हुआ, आप जरूरी है कि डॉक्टर से मिलना। तो जैसा अल्सर्स बढ़ते जाएंगे, कभी ब्लीडिंग होता है, गम्स में ब्लीडिंग होता है, आप जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना। वैसा है आपको निगलने में तकलीफ होता है, जैसा स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी होती है, उसको इग्नोर मत करिए। जो भी सिम्टम 2 वीक से ज्यादा कंटिन्यूसली प्रॉब्लम होता है तो जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना, क्योंकि थ्रोट कैंसर हो सकता है। वैसा आपको बात करने में वॉइस डिस्टर्बेंस होता है, मामूली कोल्ड आने से आपको वॉइस डिस्टर्बेंस होने का संभावना है, बट उसके अलावा 2 वीक से ज्यादा आपको वॉइस डिस्टर्बेंस बढ़ते जा रहा है, होर्सनेस होता है, फिर भी आप जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना है। वैसा अगर निगलने में स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, फूड पाइप में कई लोग बहुत डिले करते हैं। क्यों स्वॉलोइंग डिफिकल्टी हो रहा है? पानी पीते हैं, चलाते हैं 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। वैसा मत करिए, सिंपल एंडोस्कोपी से आपको पता चलेगा आपको फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, वेट लॉस होने का संभावना होता है। वेट लॉस मोर देन 10%, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मोर देन 10% वेट लॉस होता है, तो जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना, क्योंकि उसका स्टमक कैंसर में आपको ऑटोमेटिकली सिम्टम्स के बिना वेट लॉस होता है एंड देन आपको वीकनेस आना शुरू हो जाता है। सो जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना। वैसा खांसी, लंग कैंसर में नॉर्मली सिनेमा में जैसा दिखाया जाएगा ब्लीडिंग होता है खांसी में, वैसा वेरी रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्राई कॉफ होता है, वो कॉफ परसिस्टेंट 2 हफ्ता 3 हफ्ते से ज्यादा आपको कंटिन्यूस कॉफ होता है, तो जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना। सिंपल एक्सरे से पता चल जाएगा आपके अंदर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। वैसा आपको लूज मोशंस होते हैं या कॉन्स्टिपेशन या मोशन नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन से कई लोग तकलीफ उठाते हैं, उसका टेम्पररी मेडिसिन लेते रहते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, मोशन आने के लिए दवा लेते हैं, मोशन ज्यादा हो तो उसके लिए भी रोकने के लिए टैबलेट्स लेते हैं, वो अननेसेसरली डिले करते हैं। सो 2-3 वीक से ज्यादा आपको ये जो सिम्टम्स तकलीफ कंटिन्यूसली होता है, सो जरूरी है आप इन्वेस्टिगेशंस करना है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। और लंप्स एंड बम्प्स, कहीं भी आपको कोई लंप रहता है, कहीं भी हो सकता है, हाथ पे हो सकता है, ब्रेस्ट के ऊपर हो सकता है, शरीर में कहीं भी लंप्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या होते हैं, ये लंप्स पेनलेस रहते हैं। सो पेनलेस रहने से ये क्या इग्नोर करते हैं। सो पेनलेस लंप्स, कैंसर कभी भी पेनलेस से ही स्टार्ट होता है, वो बढ़ने के बाद ही, एडवांस्ड होने के बाद ही मालूम होता है वो पेन आता है। सो डू नॉट इग्नोर पेनलेस लंप्स। कहीं पर भी लंप्स है, दर्द भी नहीं है, वो लंप को जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। और ब्लीडिंग, कभी भी कहीं से भी ब्लीडिंग होता है, इग्नोर मत करिए। सो जरूरी है आप डिस्चार्ज, ब्लीडिंग कहीं से भी होता है, सो जरूरी है आप डॉक्टर से मिलना। जी बिल्कुल। जो कैंसर उपचार हैं आजकल में, जो हाल के वर्षों में बहुत सारी जो नई तकनीकियां आई हैं, जो पद्धतियां आई हैं, वो किस तरीके से कैंसर उपचार में सहायक हैं? सो मैं जब 30 साल के पहले प्रैक्टिस शुरू किया है, आउट ऑफ 10 पेशेंट्स 6 पेशेंट्स 7 पेशेंट्स एडवांस स्टेजेस में आ रहे थे, सो उनको क्यूर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आजकल के जमाने में 66% ऑफ द पेशेंट्स हम क्यूर कर सक रहे हैं। अवेयरनेस भी बढ़ गया है, अर्ली स्टेज में लोग आ रहे हैं, 60 to 70% ऑफ द केसेस हम क्यूर कर सक रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट्स कैंसर में आ रहे हैं। सो एडवांस स्टेजेस, इवन इन स्टेज 4 हम सालों तक पेशेंट्स को कंट्रोल करके गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सक रहे हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 में 90 to 100% ऑफ द पेशेंट्स को क्यूर कर सक रहे हैं। आधुनिक वैद्य, अभी जो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रेडिएशन ट्रीटमेंट, इससे पहले रेडिएशन सर्टेन डोज देना है बहुत मुश्किल हो रहा था पेशेंट्स को, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होके बीच में छोड़ के चले जा रहे थे। नाउ अभी हाई डोज ऑफ रेडिएशन दे सक रहे हैं और क्यूर कर सक रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, मिनिमल साइड इफेक्ट से हाई डोज ऑफ रेडिएशन देके अपन पेशेंट को क्यूर कर सक रहे हैं। और सर्जरी में बहुत आधुनिक टेक्निक्स आए हुए हैं। उसमें इससे पहले एक ऑर्गन में कोई ट्यूमर आया तो पूरा ऑर्गन निकलने का संभावना था। अभी वहां तक छोटा सा ऑपरेशन करके वहां तक निकाल के उसके ऊपर अपन रेडिएशन देके ऑर्गन और क्वालिटी ऑफ लाइफ अपन प्रेजेंट, फंक्शन और ऑर्गन दोनों भी अपन आजकल प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनको क्यूर भी कर सकते हैं, फिर उन्हें वापस सोसाइटी में जाके नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। वैसा अभी कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, मेडिसिन, बहुत सारे नया मेडिसिन आ चुके हैं। कीमोथेरेपी से लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग्स होते हैं, हेयर लॉस होते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। बट टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में डायरेक्टली दे अटैक ओनली द कैंसर सेल्स, उसीलिए साइड इफेक्ट्स बहुत कम रहते हैं। दैट इज अ न्यू इनोवेशन। उससे बहुत सारे पेशेंट्स को हम टारगेटेड थेरेपी टैबलेट से सालों तक अपन कंट्रोल करने की चांसेस अभी कर रहे हैं। वैसा इम्यूनोथेरेपी इज ए बॉडी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी से ही अपन कैंसर से फाइट कर सकते हैं, उसको इम्यूनोथेरेपी बताते हैं। सो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स, बहुत सारे इम्यूनोथेरेपी अभी आए हैं, उससे भी सालों तक अभी पेशेंट्स को कैंसर इवन इन एडवांस स्टेजेस हम कंट्रोल करके क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। जी, अब हम बात करेंगे कॉस्ट एफिशिएंसी की, क्योंकि अभी आपने बताई जो नई पद्धतियां आई हैं, जो नई तकनीकी आई हैं, उससे उनका उपचार संभव तो है, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें कैंसर है, तो उन मरीजों के इलाज को सुलभ बनाने के हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसिलिटीज दिए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा आयुष्मान प्रोग्राम है, स्टेट प्रोग्राम, आरोग्यश्री प्रोग्राम से कई गरीब पेशेंट्स को ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, शामिल कर चुके हैं। तो रेडिएशन टेक्निक्स और ऑल पूरा इंक्लूडेड है इसके अंदर। सो एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड है। सो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो ड्रग्स की बात होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा उपहार दिया है, फैसिलिटीज दिए हैं, रिड्यूस करे हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स में बहुत सारा रिलीफ दे चुके हैं। सो वी आर एबल टू get these drugs at a cheaper rate. So there are so many facilities available now in terms of surgery समझिए, आप कीमोथेरेपी समझिए, इम्यूनोथेरेपी समझिए, ऐसे ड्रग्स के इंपॉर्टेंट ड्रग्स को फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा चीपर रेट्स में अपने को मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम इज ऑन दी प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इज द चीपेस्ट थिंग। तो ट्रीटमेंट इज कॉस्टली, आई अंडरस्टैंड, बट प्रिवेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, अभी 70% ऑफ द कैंसर्स अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज मोर बेटर, चीपर एंड ईजियर। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट। सो व्हेन अर्ली डिटेक्शन होता है, 2 टाइम्स का एडवांटेजेस होता है, 2 टाइप्स का। वन इज अर्ली डिटेक्शन में चांसेस ऑफ ए क्यूर आर वेरी हाई। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज भी कम होता है, और पेशेंट को स्मॉल ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट से ही क्यूर होने का चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। जैसा आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप एनुअल स्क्रीनिंग एवरी ईयर आप देते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, सिंपल इन्वेस्टिगेशन, हम बड़ी बड़ी सीटी स्कैन, पेट स्कैन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल इन्वेस्टिगेशन करने से भी अपने को कैंसर अर्ली डिटेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे योग और मानसिक स्वास्थ्य की। जो योग होता है, आयुष जिसका अभी आपने नाम लिया, और मानसिक सकारात्मकता जो होती है, उसकी भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं कैंसर रोगियों को ठीक होने के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो पेशेंट आता है पॉजिटिव से, हंसते हुए, ये डॉक्टर साहब जो भी करो हमको ठीक करो, मेरे को ठीक हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वैसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा और क्यूर चांसेस भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज सिंपल, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग। सो पॉजिटिव फीलिंग से अपना बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग से आपका साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, रिकवरी फास्ट होता है। सो इन सेवरल वेज इट हेल्प्स यू। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज नथिंग बट आपका इम्यूनिटी। जैसा योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये पूरा इम्यूनिटी बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग भी इम्यूनिटी बढ़ता है। अभी जब इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स नए मार्केट में आए हैं, दैट इज ऑल्सो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। भगवान ने अपने को शक्ति दिया है, अपना बॉडी का इम्यूनिटी दिया है, उसको सप्रेस मत करो। जैसा प्रॉपर डाइट नहीं लिए और नेगेटिव थिंकिंग है, इन्फेक्शंस होते हैं, तो ऐसे लोगों का इम्यूनिटी कम होता है, तो कैंसर बढ़ने का संभावना ज्यादा होता है और ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी अच्छा नहीं होता है। सो इम्यूनिटी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए गुड रिजल्ट। जी, जो समाज में कैंसर को लेकर डर और भ्रांतियां हैं, क्योंकि जैसे ही कैंसर डिटेक्ट होता है लोग इतने डर जाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब वो अपने आप को ऐसा फील ही नहीं करते कि वो ठीक हो सकते हैं। तो इन सारी भ्रांतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? अभी मैं बार बार यही बोलता हूँ, कैंसर से मत डरिए, कैंसर लेट डायग्नोस से डरिए। जो भी सिम्टम्स आपको आते हैं या सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, एनुअल स्क्रीनिंग आफ्टर द एज ऑफ 35 हर लेडीज और मेन दोनों भी हर हॉस्पिटल में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। जैसा आपको एग्जांपल देता हूं, आपका जो व्हीकल, मोटर व्हीकल रहता है, आप हर 5000 किलोमीटर को आप सर्विसिंग को भेजते हैं। वो प्रॉब्लम है नहीं है तो भी आप सर्विसिंग को भेजते हैं। आपका बॉडी को भी सर्विसिंग भेजो, दैट इज नथिंग बट स्क्रीनिंग। आपको सिम्टम्स नहीं है, सो जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं आपको अर्ली डिटेक्ट होने का चांसेस बहुत बहुत रहते हैं। उससे आपको 100% क्यूर होता है। कैंसर इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 डायग्नोसिस में आपको क्यूर हो जाता है। सो कैंसर से मत डरिए,
लेट डायग्नोस से आप डरिए। जब सिम्टम्स होते हैं, कई लोगों को मैं देखता हूं तो अरे ये कैंसर हो सकता है, मैं इन्वेस्टिगेशन करे तो कैंसर डायग्नोस हो सकता है, वो डर के मारे लेट आते हैं हॉस्पिटल को। वैसा मत करिए। सो व्हेन यू हैव सिम्टम्स, जैसा मैं आपको समझाया हूँ व्हाट आर द सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, जब भी आपको सिम्टम्स होते हैं जरूरी है आप डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल के पास जाना है, सिंपल इन्वेस्टिगेशंस करना है। आप ये हर सिम्टम कैंसर बोल के आप मत सोचिए, मत डरिए। इट मे बी कैंसर, इट मे नॉट बी कैंसर, बट सिम्टम्स जब भी आते हैं आप जरूरी है इन्वेस्टिगेशंस करना है। जी, समय जो है वो कम है और इशारा कर रहा है कि हम अपने कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़े। तो चलते चलते आप हमें 2 सवालों के जवाब दें। चिकित्सा क्षेत्र में आने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट की में जी, ऑन्कोलॉजिस्ट को हमेशा बोलता हूँ, प्लीज आपका ओनली ट्रीटमेंट करना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रिवेंशन के बारे में काउंसलिंग करना है, बातें करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेशेंट आता है उनके साथ में जो अटेंडर्स होते हैं उनको कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बता के स्क्रीनिंग करना जरूरी है। एंड ऑल्सो इन द सोसाइटी कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 70% कैंसर अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीट तो करेंगे बट प्रिवेंट करें तो आपको और अच्छा होगा। स्क्रीनिंग करने से डिटेक्शन अर्ली होगा। सो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ट्रीटमेंट। एंड हमेशा डॉक्टर को यही बोलता हूँ, पेशेंट को पैशन से ट्रीट करिए, पेशेंट्स को टाइम दीजिए, पेशेंट्स को प्यार से बात करिए, पेशेंट्स को हिम्मत दीजिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को। उनके साथ में जो पेशेंट्स के अटेंडर्स रहते हैं, सो कैंसर पेशेंट का बीमारी अकेला बीमारी नहीं होता, एंटायर फैमिली का बीमारी होता है। तो आप लोग जरूरी है कि आप टाइम देना है, पैशन से, कंपैशनेट से पेशेंट के साथ डील करना है। स्पेशली व्हेन द पेशेंट हैव ए रिकरेंस, और ज्यादा समय आप उनसे स्पेंड करना है और कॉन्फिडेंटली फाइट इट, डोंट लीव इट। That's my message to the oncologist. बिल्कुल। चलते चलते हमारी जो आकाशवाणी के लिसनर्स हैं, रिगार्डिंग कैंसर प्रिवेंशन एंड होप, इस बारे में आप ऐसी कौन सी स्क्रीनिंग उनको सजेस्ट करते हैं जो वो अपने आप का स्क्रीनिंग कराते रहें, स्वास्थ्य सेवा जो है वो लेते रहें, ताकि वो स्वस्थ रहें और कैंसर को प्रिवेंट करें? परफेक्ट। कंट्रीज में मोर देन 40 इयर्स वालों को स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अपना देश में अर्ली एज में ही कैंसर आना बहुत सारे टाइम्स हम देख रहे हैं। इसीलिए मेरे एडवाइस है 35 ईयर्स से ही आप स्क्रीनिंग करना शुरू करना। और सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वुमेन एज वेल एज मेन हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में व्यवस्था है। तो ये सिंपल स्क्रीनिंग, ओरल एग्जामिनेशन होता है, मैमोग्राम होता है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होता है, पैप्समियर होता है वुमेन में, और मेन में चेस्ट एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सर्टेन ब्लड टेस्ट रहते हैं। सो दीज आर द सिंपल टेस्ट। इसमें कॉमन कैंसर्स अपन अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो एवरी ईयर सिम्टम्स अगर आपको प्रॉब्लम्स है और नहीं भी है तो आप हर साल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जरूरी है इन्वॉल्व होना है। जी, डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी जी, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई पद्मश्री मिलने के लिए। और आप हमारे आकाशवाणी में आए और अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे श्रोताओं को दिया और हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।